नमस्ते। थर्ड आई में आपका स्वागत है। आज हम लोग 8 साल बेमिसाल की बात कर लें। मोदी सरकार को 8 साल हो गए। आज आपने सारे पेपर, जो भी न्यूज़पेपर आ रहे हैं, फुल पेज ऐड निकला है। ये आप देख ही रहे होंगे, हिंदी अंग्रेजी कोई भी पेपर देखिए, सब में फुल पेज ऐड है। देश ने है ठाना हर योजना का लाभ 100% हकदारों तक है पहुंचाना, इत्यादि इत्यादि। 8 साल सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण, ये सब बातें सारे पेपरों में एक फुल पेज ऐड के साथ हैं। और फिर नीचे आप खुद ही ऐड देख लेंगे, मैं उसको रिपीट नहीं कर रहा हूँ कि वो क्या क्या इस 8 साल में हुआ। 5 लाख लोग शौच मुक्त गांव हुए, 2.5 करोड़ लोगों को बिजली कनेक्शन मिला, इत्यादि इत्यादि, इस तरह की रोजमर्रा की बातें। देखिए, 2 चीज़ें हैं। जब आप 8 साल में आप खुद ही कह रहे हैं लेखा जोखा है और मैंने ऐसे ऐसे कर रहा हूँ, तो मुझे लगता है कि काम भी 2 तरह के होते हैं। किसी भी, मतलब कोई भी गवर्नेंस का काम हो, देश की सरकार हो, कोई कंपनी हो, घर हो, एक काम ऐसे होते हैं जो स्थायी प्रभाव रहता है, जिनका लॉन्ग टर्म, मतलब वो आपने किया, उससे दिशा बदलती है, इत्यादि। एक काम होते हैं जो रोजमर्रा के होते हैं। और आपको समझाने के लिए जैसे मैं बोल दूं कि एक जैसे इंपॉर्टेंट काम है, आवश्यक है, और एक अर्जेंट काम होता है, तुरंत। बच्चों को पढ़ा के आपको अच्छा बनाना है, इंपॉर्टेंट है। पढ़ाने बैठे हैं, वहाँ पे कहीं से चाकू से, ब्लेड से हाथ कट गया, तो पढ़ाई लिखाई छोड़ के पहले आपको उस हाथ की तीमारदारी करनी होगी, बैंडेज लगाना होगा। तो वो एकदम से इंपॉर्टेंट पीछे चला गया, अर्जेंट आ गया। तो ये चीज़ें भी आप जरा समझ लीजिए कि स्थायी काम, रोजमर्रा के काम अर्जेंट हैं कि इंपॉर्टेंट हैं, ये भी समझना होगा। क्योंकि जब आप इवेंट करने लगते हैं तो आप हरदम अर्जेंट कामों को ज़्यादा वो करते हैं, इंपॉर्टेंट काम की बहुत अहमियत नहीं रह जाती है। मैं आज इसलिए, क्योंकि तब ये 8 साल बेमिसाल को थोड़ा समझना आसान हो जाएगा हम सबको कि हम लोग कहाँ पहुँचे और उसको क्या हमें मिला इस 8 साल में। ये हम मान रहे हैं कि मान लीजिए 70 साल कोई काम नहीं हुआ, नेहरू ने बहुत ख़राब किया, लेकिन जैसे मैंने देखा है, मैं अभी क्या कर रहा हूँ, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ जो सारे प्रधानमंत्रियों के 3 बड़े अचीवमेंट जो मेरी नज़र में, हो सकता है उसके अलावा भी हो, और एक ऐसी चीज़ जो मुझे ऐसा लगता है जो उनका खराब वाला पार्ट था, जिसकी वजह से उनका जो पूरा करियर है उसमें जो मुझे लगा कि नहीं, ये चीज़ एक ऐसी थी जो उनके पॉइंट्स काटती है एक तरह से। तो सबका करेंगे। कुछ लोग, हमारे कुछ प्रधानमंत्री बहुत कम समय के लिए रहे हैं, मोरारजी देसाई साहब, चरण सिंह साहब, वीपी सिंह साहब, देवेगौड़ा साहब, चंद्रशेखर साहब, आई.के. गुजराल साहब। इनकी प्रधानमंत्रित्व काल बहुत छोटा रहा है, तो इसलिए उस पर एक पासिंग रेफरेंस की बात हो सकती है, लेकिन मूल रूप से जिन लोगों ने को पूरा टाइम मिला अपनी बात करने का, तो शुरू नेहरू से करते हैं। मेरे हिसाब से नेहरू का जो सबसे बड़ा 3 अचीवमेंट में जो सबसे बड़ा अचीवमेंट, पब्लिक सेक्टर आत्मनिर्भर होने के लिए जो जिस तरह का जाल बिछाया, जिस तरह से कंसीव किया, चाहे वो भेल हो, चाहे वो सेल हो, चाहे वो BML हो, वो पूरा एक देश में उन्होंने इसको फैलाया, वो एक अचीवमेंट। दूसरा, शिक्षा और रिसर्च के क्षेत्र में IIT, IIM, एम्स, इवन क्रिएटिविटी में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, एक नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा जो उनका बना हुआ है, उसके बाद आज तक दूसरा नहीं बन पाया है। तीसरा, फॉरेन या इंटरनेशनल लेवल पे जो नॉन अलाइंड मूवमेंट का जो उन्होंने NAM की स्थापना की और जिसकी लीडरशिप हिंदुस्तान के पास बहुत दिनों तक रही, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये 3 काम उनके आउटस्टैंडिंग हैं। हो सकता है इसके अलावा भी हो, आपकी नज़र में और हैं भी, लेकिन मुझे 3 ही चुनने हैं, मैं 3 ही की बात कर रहा हूँ। लेकिन क्या चीज़, जैसे होता है ना कि पूरे उसमें जो इस प्रोफाइल में कहीं धब्बा लगाती है, मार्क्स कम करती है, वो 1962 का चीन युद्ध, जहाँ पे हिंदुस्तान की हार हुई थी, तो ये उनका वो वाला पार्ट है। अब जरा शास्त्री जी की बात कर लें, क्योंकि शास्त्री जी का हालांकि टेन्योर बहुत छोटा था, लेकिन फिर भी मैं शास्त्री जी की बात इसलिए कर रहा हूँ कि वो एक कंट्रीब्यूटी में, एक तो पहले से मंत्री थे, उनके बहुत से अचीवमेंट थे, वो जब आए तो बहुत सी चीज़ें उन्होंने की, लेकिन एक सेल्फ रिलायंट इंडिया का, खास करके फूड वाले में जो उन्होंने शुरू किया, हरित क्रांति होते होते इंदिरा गांधी का समय आ गया, लेकिन जो उन्होंने शुरू किया था उसका बीज उन्होंने उस समय डाल दिया था। 1965 की पाकिस्तान के साथ वॉर, जो डिसाइसिव वॉर थी, जहां हम ठीक से जीते थे, और एक बड़ा उन्होंने काम किया था कि जो देश में एक उन्होंने जय जवान जय किसान का नारा देके देश को ये अहमियत बताने की कोशिश की थी कि देश के लिए किसान और जवान, इनकी अहमियत क्या है और ये कितने ज़रूरी हैं। जो फिर उसमें जो उनका
वो पक्ष जिसको जो जो कमजोर करता है उसको, वो है ताशकंद समझौता। इंदिरा गांधी की बात कर लें, इंदिरा गांधी में हरित क्रांति को बहुत से लोग कहते हैं, लेकिन मैं हरित क्रांति, क्योंकि वो सब 19 की वजह से था, नेशनलाइजेशन और हरित क्रांति को इस तरह से हम कर सकते हैं। दूसरा उनका 1971 की वॉर, जब बांग्लादेश का उदय हुआ, बांग्लादेश बना और सिक्किम को इंडिया में मिलाया जाना। तीसरा उनका जो था वो पोखरण 1, इंडिया में एटॉमिक वाला हम लोगों ने पहली बार पोखरण 1 का टेस्ट किया, और नॉन अलाइन मूवमेंट को जिस तरह से हमने अपने को अलग रख के एक उस नेतृत्व को आगे कायम रखने की कोशिश की। लेकिन फिर वही जो उस पूरे करियर में जो उनका एक कहीं स्पॉट था, वो इमरजेंसी जो लगी, वो कहीं ना कहीं इंदिरा गांधी की उस पूरी छवि को खराब करती थी। राजीव गांधी के जो 3 सबसे बड़े मेरे हिसाब से सूचना क्रांति, जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जिस तरह का उन्होंने एक नए तरह का विजन दिया इस देश को, जहां जो आज की वजह से जहां हम एक तरह से दुनिया के लीडर हैं, तो वो कहीं ना कहीं सोच वहां थी। पंचायती राज, मतलब ग्रास रूट तक सरकार को पंचायती राज, और एक बड़ा काम उन्होंने किया एंटी डिफेक्शन लॉ वाला। हालांकि उसको अब हम तोड़ मरोड़ करके उसको हमने वो कर दिया, लेकिन जो स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी के लिए एंटी डिफेक्शन लॉ एक बड़ी बात थी। लेकिन जो उनके ऊपर जो दाग लगता है, IPKF और जो श्रीलंका मामला था, उसको उन्होंने ठीक से हैंडल नहीं किया मेरे हिसाब से। VP सिंह का मैं क्योंकि बहुत कम समय के लिए थे, लेकिन फिर भी मंडल उन्होंने लागू किया, जो एक समाज के जो बैकवर्ड लोग थे उनके लिए एक बहुत बड़ा बात थी, लैंडमार्क, मतलब वहाँ से इतिहास बदला। लेकिन उनका जो वो पक्ष जिसको वो भूलना चाहेंगे मेरे ख्याल में, वो बोफोर्स था, क्योंकि बोफोर्स में कुछ निकला नहीं, कुछ फाइनली कुछ प्रूव नहीं हो पाया। चंद्रशेखर जी का बहुत छोटे समय के लिए उनका था, तो इसलिए नहीं। नरसिम्हा राव जी का मुझे जो सबसे बड़ा वो लगता है, वो ग्लोबलाइजेशन। उस समय हिंदुस्तान जो वैश्वीकरण दुनिया में हो रहा था, उसके गेट खुले और फिर हम लोग एक सीमलेस ट्रांजैक्शंस की बात होने लगी, इत्यादि इत्यादि। लेकिन जो उनके ऊपर जिसको दाग आप कह लीजिए, या जिसको जो आज तक माना जाता है, वो बाबरी मस्जिद को जो गिराया गया उनके रिजीम में, और जिस तरह से कहा गया कैसे वो सो रहे थे या नहीं सो रहे थे, इत्यादि इत्यादि। देवेगौड़ा और IK गुजराल साहब के लिए मैं कुछ ऐसा कोई नथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। अटल बिहारी वाजपेयी का जो मेरे हिसाब से सबसे बड़ा ठोस अचीवमेंट, स्थायी प्रभाव जिसका पड़ा, वो सड़क और राजमार्गों को उन्होंने एक नई दृष्टि दी देश में। सड़क को उन्होंने कहा कि नहीं, ट्रांसपोर्ट पे इससे बहुत दूरगामी प्रभाव पड़े, इसमें भी दो राय नहीं है। करगिल युद्ध जिस तरह से हम लोगों ने एक पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया, वो भी है। और मैं एक चीज़ को और अटल बिहारी वाजपेयी की बड़ा अचीवमेंट मानता हूँ, जो उन्होंने पाकिस्तान से रिश्ते नॉर्मल करने की एक ईमानदार पहल और कोशिश की, चाहे वो लाहौर बस यात्रा हो, चाहे परवेज़ मुशर्रफ को इंडिया बुलाना हो। मैं उसके डिटेल्स में नहीं जा रहा हूँ, लेकिन एक ईमानदार पहल थी कि भाई ये जो एक लॉन्ग स्टैंडिंग डिस्प्यूट विद पाकिस्तान है, उसको किसी तरह से रिजॉल्व किया जाए। लेकिन उनके पूरे उसमें जो मेरे हिसाब से जो करियर में दाग लगता है, वो गोधरा है। जब गोधरा कांड हुआ, गोधरा के जो उसके बाद रॉयट्स हुए, उसमें राजधर्म उन्होंने तो कहा था उस समय के चीफ मिनिस्टर के लिए, लेकिन राजधर्म का निर्वाह इन्होंने भी नहीं किया, क्योंकि अगर आपको लग रहा था कि वहाँ वायलेशन है, तो आपने उनको बर्खास्त क्यों नहीं किया था। खैर, अब आ जाते हैं मनमोहन सिंह का, इसलिए क्योंकि वो पॉलिटिकल से ज़्यादा एक दूसरे तरह के विजनरी थे, इकॉनमी की बात करते थे, अर्थनीति को, देश को उन्होंने एक नए तरह के रास्ते पर डाला, और हम एक डेवलप्ड नेशन की तरफ हमारी जो रफ्तार थी वो बढ़ गई। इसमें कोई राय नहीं है कि चाहे वो आधार की बात हो, चाहे वो DBT की बात हो, डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफ़र की बात हो, ये सब कंसीव उन्होंने किया। बहुत सी चीज़ें लागू हुई, 10 साल तक उन्होंने इस पर बहुत सी चीज़ें लागू कर ली, बहुत सी चीज़ें लागू होने वाली थी। नरेगा भी अपनी तरह का एक मतलब अद्भुत काम हुआ, और नरेगा को उस समय तो बहुत हंसी उड़ाई थी, जो बीजेपी उस समय विपक्ष में थी कि ये क्या होगा। हालांकि प्रधानमंत्री जी जब चुन के आए, तब भी उन्होंने कहा था कि नरेगा की हंसी उड़ाई थी, लेकिन नरेगा की वजह से बहुत बचत हुई है। राइट टू एजुकेशन, राइट टू इन्फॉर्मेशन, राइट टू फूड, ये सारे राइट्स जो हमारे थे, ये मनमोहन सिंह के ज़माने में ही वो हुआ। जो एक इनके अगेंस्ट जो चीज़ आती है, वो जो कोल स्कैम हुआ, जो बाद में पता लगा कि कोल स्कैम और जो 2G घोटाला, ये 2 स्कैम बड़े माने गए, और जिसको ये माना गया था उस समय कि ये उसको हैंडल नहीं कर पाए हैं, और इनके यहाँ करप्शन बहुत है। बाद में पता लगा कि वो तो कैग थे उनकी, एक अपनी तरह से उन्होंने कुछ बात की थी कि इतने का लॉस हुआ, इतने का नहीं हुआ, जो नोशनल थे। तो खैर, वो एक थी मनमोहन सिंह की। अब हम आ जा रहे हैं अपने प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के लिए। मेरे हिसाब से जो
तीन चार चीज़ें जो स्थायी रूप से इन्होंने जिसका ये इनको बताना है, क्योंकि हमारे हिसाब से उसका नुकसान हुआ है, इनके हिसाब से उसका फायदा हुआ है। उसका फायदा बताना चाहिए था, क्योंकि इन्होंने जितनी चीज़ें बताई हैं इसमें आप जो भी पढ़िएगा कि पहले 9 करोड़ 75 लाख हमने गैस कनेक्शन कर दिया। ठीक है, हो सकता है एक समय 2 लाख मिलते हो, अब आप 2 करोड़ दे रहे हैं। तो वो एक स्थायी चीज़ थी जो ऑलरेडी चल रही थी, कुछ ऐसा नया नहीं हुआ, कोई नया अचीवमेंट नहीं है। नया अचीवमेंट जो है वो नोटबंदी था। डिमोनेटाइजेशन जिस तरह से आपने किया, उससे फ़ायदा क्या हुआ आप बताइए ना। इस 8 साल में उससे फ़ायदा क्या हुआ? मतलब लेटस, हम लोगों को लगता है कि नहीं उससे बहुत फ़ायदा नहीं हो, तो हम लोग भी वी वांट टू एजुकेट आवरसेल्व्स। जीएसटी क्या फ़ायदा हुआ? क्या जीएसटी अच्छे से लागू हुआ? आप कहने को कहिए कि और जीएसटी मिल रहा है, और अरे भाई जब धीरे धीरे आगे हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है, बिजनेस का टोटल वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो जीएसटी तो ज़्यादा होगा ही, लेकिन जीएसटी से क्या फ़ायदा हुआ? क्योंकि देखिए, मोदी जब आए थे तो इसमें कोई दो राय नहीं, 2014 में बहुत ज़्यादा लोगों का इनके ऊपर वो था, विश्वास था, बहुत ज़्यादा लोगों की अपेक्षाएं थीं। 15-15 लाख रुपए की बात कही गई थी, काला धन लाने की बात कही थी। वो कहाँ है काला धन? कितना आया कि नहीं आया, या आ पाएगा कि नहीं आ पाएगा? वो स्थायी चीज़ें हैं, उस पर भी थोड़ी चर्चा होनी चाहिए। और एक बात मैं इसलिए उसको कह रहा हूँ, कश्मीर 370 आपने हटाया, कश्मीर आज कहाँ है? कश्मीर पे भी तो एक वाइट पेपर बताइए ना कि कहाँ कश्मीर था, फिर कितना आपने जब ये कर दिया, कश्मीर ने धारा 370 हटा दी, कश्मीर के 2 हिस्से हो गए, उससे फ़ायदा क्या हुआ? क्योंकि वो स्थायी चीज़ें हैं, रोज़मर्रा की चीज़ें। कि पिछले साल मैं 2 लाख शौचालय बनाए, इस बार मैंने 5 लाख बना दिए, अगले साल मैंने 20 लाख बना दिए, ये सब कोई स्थायी चीज़ें नहीं हैं, ये तो रोज़मर्रा का है, इट इज़ पार्ट ऑफ द गवर्नेंस। तो मुझे लगता है कि ये, और जो इनका जो मैं जिसको क्या बोलेंगे, दी ब्लैक स्पॉट, जो दागदार बात है, वो ऐसा लगा कि देश इस समय बिल्कुल नफरत की बुनियाद, मतलब इतनी ज़्यादा नफरत फैल गई है। वो सही है गलत, मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ। वो मुसलमानों ने राज किया, गलत किया, बिल्कुल वो किया, वो एक अलग डिबेट है। लेकिन नफरत आज इंसान के बीच में नफरत भयंकर तरीके से हो गई है। क्योंकि एक नई चीज़ इसमें हुई है जो मेरे हिसाब से, अब बहुसंख्यक हिंदूज जो हैं, जो मेजॉरिटी है, वो डर रही है। मतलब आपने कहीं सुना है कि उसके मन में डर बैठा दिया गया है? कितना वाजिब है, कितना गैर वाजिब है, सही है गलत है, मैं उस पर बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मेजॉरिटी हिंदू कम्युनिटी के अंदर अब ये डर बैठा दिया गया है कि वो खतरे में है। तो ये भी एक बात है। मेरा सिर्फ कहना ये था कि जो 8 साल का अचीवमेंट है, उसको अगर हम स्थायी चीज़ों को ध्यान में रखते हो, अब वो कह रहे हैं कि पहले कितने 22 एम्स में 15 हमने बनाए। अरे भाई वो तो रफ्तार हो गई। पहले हम सब लोग जब कार, आज से 40-50 साल पहले कार की रफ्तार होती थी 30-40 किलोमीटर। मुझे ठीक से याद है, दिल्ली आदमी आता था तो दिल्ली में कोयले वाला इंजन, स्टीम इंजन से अगर आते थे तो पूरे बाल में वो कोयला भरा रहता था, एक दिन आदमी सुस्ता के आराम करता था। तो आज आप कहीं तो कोई मैं सुपर मैन थोड़ी हो गया हूँ। अरे भाई अब चीज़ें अच्छी हो गई हैं, ट्रेन फास्टर हो गई हैं, ट्रेन अच्छी हो गई हैं, थकान कम होती है, आते ही तुरंत आदमी काम करने लगता है। तो ये जितनी चीज़ें बताई ये रोज़मर्रा की चीज़ें हैं। मुझे अभी भी इंतज़ार रहेगा हमारे प्रधानमंत्री जी कुछ ऐसा करें जिससे देश में एक लास्टिंग स्थायी प्रभाव हो। नोटबंदी, जीएसटी और कश्मीर का क्या स्थायी प्रभाव है, ये आप ही लोग तय करिए कि इसका स्थायी प्रभाव देश के लिए कितना अच्छा हुआ या बुरा हुआ, इसकी ये तो आप ही तय करिए। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।